हेलो स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो समय को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्वेश्चन इसमें है। अगला क्वेश्चन इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है संलग्न आकृति में केंद्र O वाले एक बाहरी बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP और AQ परस्पर लंब हैं। तथा प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तब वृत्त की त्रिज्या है ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। इसमें आपको एक आकृति दे रखी है, यहाँ पे एक आकृति भी बोला हुआ है, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक आकृति है, ये क्या है, सेंटर है, O है, ठीक है। ये और ये परस्पर क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, मैं सही से बना देता हूँ इसको। चलिए, ये 90 डिग्री पे है, इसको बोला हुआ है P। ये तो O हाई है, सेंटर है, और ये क्या है, क्यों है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आकृति में, तो ये आपको आकृति दे रखी है यहाँ पे केंद्र O वाले। तो ये जो आपने सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। एक बिंदु A से, तो एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पे A से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो एक बाहरी बिंदु क्या है, A है ना। ये क्या है, बिंदु जो है वो बाहरी बिंदु, इस सर्कल से क्या है, ये बाहर है। तो एक बाहरी बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो ये देखो, हमने एक स्पर्श रेखा यहाँ पे क्या खींचा हुआ है कि एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ पे AP खींचा हुआ है, और एक स्पर्श रेखा आपकी क्या है, AQ है। यही तो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा AP है और एक स्पर्श रेखा क्या AQ है। आपने यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, परस्पर लंब है। और ये देखो यहाँ पे क्या बना रही है, 90 डिग्री का बना रहे हैं। मतलब ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं AP और AQ, ये परस्पर क्या है, 90 डिग्री पे है, मतलब क्या है, लंब है। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है। अब ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो स्पर्श रेखा है ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये वाली जो स्पर्श रेखा है ये भी कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है। ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसकी त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या सा मतलब है कि ये आपको क्या है, त्रिज्या है, ये है ना। यहाँ पे हम सेंटर ले लेते हैं, ये क्या है, त्रिज्या है। इसको सही से आप बनाओगे तो ये क्या है, O है, त्रिज्या है, ठीक है। और ये ठीक है। अब ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, एक PO भी त्रिज्या है, और एक क्या है आपके पास QO भी क्या है, त्रिज्या है। ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं इस सर्कल की। और त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। आपको मालूम है, कोई भी सर्कल है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपके पास क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कौन कौन सी, एक है आपके पास PO और एक है आपके पास क्या, QO। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और AP और AQ क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं। अब आप यहाँ पे समझिए, ये क्या है, 90 डिग्री है। क्या है ये 90 डिग्री है। अब आप बताओ, जहां कहीं भी दो एडजेसेंट साइड्स क्या हो, बराबर हो,
क्या कहा हमने, दो एडजेसेंट साइड्स क्या हो, बराबर हो, तो वो जो वहां पे आकर वो जो चीज आपको दिखती है वो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। ये एक तरीके से आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, एक प्रकार से। ये देखो ये चारों तरफ से घिरा हुआ, मतलब ये चतुर्भुज है। ये आप पहली आकृति तो आपको ये दिख रहा है ना कि ये एक हमने एक चतुर्भुज यहाँ पे ड्रॉ करा, चतुर्भुज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमने जो वृत्त की त्रिज्याएं जो है वो स्पर्श रेखा से हमने इसको क्या कर दी, मिला, जो स्पर्श रेखा उससे हमने क्या कर दी, मिला दी है ना। वृत्त की त्रिज्याएं एक आपके पास क्यों है और एक आपके पास क्या पीओ है, इसको हमने स्पर्श रेखा से क्या कर दिया, मिला दिया। तो आप देख रहे हो एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे क्या है बनना, एक चतुर्भुज बन रहा है। आपको मालूम है कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपको नॉन होना चाहिए पहले से, क्योंकि कुछ जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए, तब आप चीज़ों को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। आपको वो जानकारी नहीं है तो आप वो चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। मतलब ये वाला क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी क्या है, ये स्पर्श रेखा है एपी, और पीओ जो है वो क्या है, त्रिज्या है, तो 90 डिग्री बन जाएगा। ये भी तो बताओ त्रिज्या है, ये भी तो क्या है, त्रिज्या है, और ये वाली भी स्पर्श रेखा है, तो ये भी बताओ 90 डिग्री है कि नहीं, डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री। मतलब ये वाला तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये तो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, अंधा आदमी देखेगा तो बताएगा क्या है, ये चतुर्भुज है। अब आप यहाँ पे सोच देखो, आप देखोगे हम ले लेते हैं, देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज पी ओ क्यू ए में क्या हो जाएगा, कोण ए, कोण पी, कोण क्यू प्लस कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ये भी मालूम होना चाहिए। ए कितना है, ए तो 90 डिग्री है ही है, पी कितना है, 90 डिग्री है ही है, क्यू कितना है, 90 डिग्री आपको दिया हुआ है यहाँ से, और ये आपके पास इसको हम निकलते हैं एंगल ओ है ना, 360, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 270 प्लस एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब एंगल ओ बराबर 360 माइनस 270, और यहाँ से एंगल ओ बराबर ये तो कितना हो गया, 0 हो गया, और यहाँ से 16 में से 7 चला जाएगा, 9 7 16 और 2 से हो गया 0। तो ओ कितना आ गया, एंगल ओ कितना आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया। यानी कि जो चतुर्भुज आपने बनाया हुआ है, ये चतुर्भुज के जितने भी एंगल हैं वो सारे क्या है, 90 डिग्री हैं। एक तो बात ये क्लियर है, 90 डिग्री आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो एडजेसेंट साइड्स जो हैं क्या है, एडजेसेंट साइड जो हैं वो भी बराबर है। मतलब ये 5 है और ये वाला, अब एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जो संलग्न भुजाएं, मतलब एक जगह से ये निकल रही है, एक जगह से ये निकल रही है, तो इन भुजाओं को हम संलग्न भुजाएं बोलते हैं। क्या भुजाएं, इसको हम संलग्न भुजाएं क्या करते हैं, बोलते हैं। और संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हैं। तो आपको मालूम है कि अगर संलग्न भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, तो वो जो होता है वो क्या होता है, वो एक स्क्वायर होता है। वो क्या होता है, वो एक स्क्वायर होता है, वो एक क्या है, वर्ग होता है। क्या होता है, एक वर्ग होता है। तो ये जो आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आकृति क्या है, एक वर्ग है। तो आपको मालूम है कि आपको अब दिख भी रहा है, देखो ये देखो, ये चीज, ये चीज, ये चीज और ये चीज आप देखो यहाँ से, तो ये देखो इसके सामने, ये वाला क्या इसके सामने है। तो कहने का मतलब आप देखो ये 5 है, तो ये वाला क्या है, 5 है, ये 5 है, तो क्या ये वाला 5, एकदम सेम आपको बराबर दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, अगर वो क्या होती है, बराबर होती हैं, तो वो जो ये एक प्रकार से आपको, तो जब एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं तो फिर वो जो आपके पास चतुर्भुज होता है, वो चतुर्भुज कैसा होता है, वो आपके पास स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, वर्ग होता है। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये वाली भी 5 हो जाएगा, ये वाली भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वृत्त की जो त्रिज्याएं होंगी वो क्या होंगी, 5 ही हो जाएंगी। सिंपल है। तो कहने का मतलब एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे क्या है, बराबर हैं, इसलिए ये जो है आपके पास कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या है, तो क्या बोलेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। ये इतनी चीज़ आपको यहाँ पे हमने
डिस्कस करी। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। और जो वर्ग होता है आपको मालूम ही, तो सारे क्या होते हैं 90 डिग्री आपके पास होता ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या है, बराबर है, इसलिए हमने बोल दिया क्या है ये, एक प्रकार से क्या है ये वर्ग है, एक प्रकार से क्या है ये स्क्वायर है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB को अनुपात में विभाजित करने के लिए AX खींचिए, ताकि BAX एक न्यून कोण हो, ताकि BAX कोण BAX एक न्यून कोण हो। फिर किरण BY किरण AX के समांतर, किरण AX के समांतर विपरीत दिशा में खींची। विपरीत दिशा में खींचिए। इसके बाद B1 कामा B2 कामा B3 डॉट 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 है ना, अंकित किए जाएं, अंकित किए जाएं। फिर जिन बिंदुओं को मिलाया जाता है वे हैं, जिन बिंदुओं को मिलाया जाता है वे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है और इसको आप समझने की क्या करिए, कोशिश करिए। एक रेखाखंड AB को 5:6 के अनुपात में विभाजित करने के लिए AX खींचिए। तो यहाँ पे क्या कराओ, AX आपको खींचना है, ताकि BAX एक न्यून कोण है। BAX क्या होगा, एक न्यून कोण है। फिर किरण BY AX के समांतर विपरीत दिशा में खींचिए। आपको जो BY खींचना है वो AX के पैरेलल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब एक की दिशा अगर इस साइड से इस साइड की ओर हो तो उसकी दिशा होनी चाहिए, और इस साइड से इस साइड होनी चाहिए। ये यहाँ पे बोला हुआ। अभी मैं उसको ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी। इसके बाद B1 B2 B3 अंकित कीजिए, अंकित किए जाएं। फिर आपको जिन बिंदुओं को मिलाया जाता है वे हैं, समझने की आप कोशिश करिए। ये हमने खींच दिया AX, क्या खींचा हमने, एक AX, ये हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पे खींचा हुआ है। यहाँ पे देखिए X खींचे ताकि BAX एक न्यून कोण हो। तो आपको BAX बनाना है और वो क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जरा आप समझिए थोड़ा, इसको मैं एक बना देता हूँ। इसको हम ले लेते हैं ये B। तो देखो BAX ये जो एंगल बनना है, न्यून कोण का मीनिंग है कि 90 डिग्री से आपको क्या रखना है, कम रखना है।
मतलब 0 और 90 के बीच में आपको क्या करना है, रखना है। 0 और 90 के बीच में आपका वो कोण होना चाहिए, वही आपके पास क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो यहाँ पे देखो BAX क्या है, एक प्रकार से न्यून कोण आपका 0 से कम मतलब 0 90 के बीच में है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या एक न्यून कोण है यहाँ पे, ठीक है। और अगली चीज यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फिर BY किरण AX के समांतर। अब इसके समांतर आपको क्या खींचना है, एक BY क्या करना है, खींचना है। तो इसके समांतर आप देखो, इसके बिल्कुल पैरेलल हमें खींचना है। खींच देता हूं मैं, ये देख रहे हो ना, ये ऐसे है और ये ऐसे है, बिल्कुल इसके पैरेलल है ना, बिल्कुल आपको समांतर खींचना है, यहाँ पे कोई गलती नहीं करना है। तो ये देखो हमने यहाँ पे BAX एक न्यून कोण है और AX सबसे पहले हमने खींचा, फिर BX हमने एक न्यून कोण देखा, फिर हमने क्या खींचना, BY। तो ये आपके पास क्या है, BY हो जाएगा। इसको हम तोड़ देते हैं। इसको आपको क्या लिखना है, प्रकार में पेंसिल लगानी है और बराबर चाप लगा देनी है। जैसे अब इसमें चाप लगा देते हैं हम, क्या 5:6 के अनुपात में इसको हमें क्या करना है, बांटना है। तो इसको हम कर देते हैं कि 1 2 3 4 क्या है, ये जो है 5, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको हम काट देते हैं 1 2 3 4 5 और ये आप इसको मिला देते हैं, क्या है, 6 है। बराबर मतलब लेकर के इसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पे चाप लगा देना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये 1 है, इसको हम चलिए B1 ले लेते हैं, इसको हम B2 B3 B4 B5, ये क्या हो जाएगा, B6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं, ये A1 A2 A3 A4 A क्या ले लेते हैं हम, 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि किसको किसको आपको मिलाना है, तो आपको यही मिला देना है। आपके पास ये वाली चीज़, इसको हम ऐसे ऐसे क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। तो यही तो आपके पास मिलेगा केवल, तभी तो ये जो है इसको AB को 5:6 के अनुपात में क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा। क्लियर आपको इतनी बात। तो यहाँ पे आपको किससे किसको मिलाना है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है A5 और A6। यहाँ पे हम A5 और B6 बिल्कुल क्या है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या लिख देते हैं, A5 और है ना B6, ये काम आपको यहाँ पे करना है। सिंपल, इतनी बात आपको क्या है, क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं आपने इसको प्रॉपर समझा होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई आपको डाउट या संदेह नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे यदि एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये क्वेश्चन यहाँ पे है। एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है, ठीक है। और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब आप समझिए, वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप का मतलब उसकी पूरी जो परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। और वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप का मतलब वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, और जो वृत्त का परिमाप होता है या वृत्त की परिधि जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो वहाँ पे r का मतलब हम मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। समझिए, माना वृत्त की
त्रिज्या क्या है, r है, तथा वर्ग की भुजा a है। वर्ग की भुजा हमने a मान लिया है और वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हमने क्या माना है, r माना हुआ है। तो देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r हो जाएगा, सिंपल है, इक्वेशन 1। फिर वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा मतलब 4 गुणे a, मतलब कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, 2। अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार बोला हुआ है कि जो वृत्त का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो यहाँ पर ये चीज़ इसके क्या है, बराबर है, मतलब 2 पाई r ये बराबर है किसके, 4a के क्या है, ये बराबर है। तो यदि हम यहाँ से r देखेंगे तो r बराबर हम लिख देते हैं एक बार के लिए 4a बटा कितना हो जाएगा, 2 पाई। क्लियर इतनी बात। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो r बराबर आ जाएगा यहाँ से 2a बटा क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो r बराबर हमने क्या निकाला यहाँ पे, 2a बटा पाई। इतनी बात आपको क्लियर है। यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम देखते हैं, हम मान लेते हैं पहले, माना वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, इसको हम सर्कल है ना AC, वृत्त का क्षेत्रफल हम AC है ना ले लेते हैं, तथा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग है तो स्क्वायर है मतलब AS है। हमने यहाँ पे क्या करा है, मान लिया हुआ है कि माना वृत्त का क्षेत्रफल AC है, C का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है ना, तो सर्कल का क्षेत्रफल, तथा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए हमें मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम किससे दिखाते हैं, AC से अभी हमने दिखाया है ना। तो ये क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ये होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 3। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा हमने a माना हुआ है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। सिंपल, इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखिए समीकरण 3 से आप देखिए, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। इसके हम तो इसको किससे दिखा देते हैं, हम AS से दिखा देते हैं, ठीक है ना, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो 3 से जब आप देखोगे तो AC बराबर क्या है, पाई r स्क्वायर। अब r देखो हमने यहाँ से कैलकुलेट करा हुआ है, r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, समझने की कोशिश करिए आप। AC बराबर ये क्या है, पाई है गुणे r कितना है, 2a बटा पाई, और ये क्या है, होल स्क्वायर है, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिए AC बराबर पाई गुणे ये 4 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर, स्क्वायर कर दिया ना। अब देखो स्क्वायर से एक पाई यहाँ से कट जाएगा, ध्यान से आप समझते चलिए। तो AC बराबर यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर बटा ये आपके पास क्या है, एक पाई आपके पास केवल क्या बच जाएगा, ठीक है, एक पाई बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए AC बराबर 4, a स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर जो है एरिया ऑफ स्क्वायर है। ए स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, मतलब
जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल है, मतलब ए स्क्वायर के प्लेस पे आप एस लिख सकते हो, सिंपल है। तो यहां पे हम ए यस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटे यहां पे क्या है आपके पास पाई है। क्लियर आपको? अब देखिए यहां पे क्या बताना है हमें, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए सी, ए एस को यहाँ पे नीचे ले आते हैं, तो ए सी बटे क्या लिखते हैं हम, ए एस लिखते हैं बराबर 4 बटा यहाँ पे क्या है पाई है। तो अब देखिए ए सी बटे ए एस बराबर 4, पाई को क्या बोलते हैं हम 22 बटा 7, तो 22 बटा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, तो ए सी बटा ए एस बराबर ऊपर जाएगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 बटा कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे जो आपके पास अनुपात निकल के आएगा वो ए एस अनुपात ए सी अनुपात है ना, ए सी अनुपात ए एस जो है वो आ जाएगा 28 अनुपात 22। तो ये इसके पास रेशियो निकल के आएगा, मतलब AC और AS का जो अनुपात निकल के आएगा वो 28 अनुपात जो है वो क्या है 22 है। इसको और आप सॉल्व करोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AC अनुपात AS बराबर, तो इसको आप काट दो तो ये 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, तो 14 अनुपात 11। चाहे आप ये बोलो और चाहे आप वो बोलो, हम आपकी आंसर शीट देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि 11 अनुपात क्या दे रखा है 14 दे रखा है, और एक है आपके पास 14 अनुपात 11। तो जो 14 अनुपात 11 दे रखा है वो बिल्कुल इसका क्या है राइट है, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है पहले आपके पास वृत्त का है ना, तो पहले हमने वृत्त का लिखा हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल है, उसके बाद में आपके पास क्या है स्क्वायर का क्षेत्रफल है, तो उसका अनुपात मतलब 14 अनुपात 11 इसका बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है ताकि चीज़ें आप भूलो ना, चीज़ें आप कर पाओ आराम से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अगला क्वेश्चन है भुजा 6 सेंटीमीटर वाले, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत, एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। ये हमसे पूछा हुआ है, क्या है भुजा से 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो आपको सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना है, वो भी 6 सेंटीमीटर वाला। देखिए क्योंकि स्क्वायर है, मालूम है कि जो स्क्वायर होता है उसके जितने भी साइड होते हैं सारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, सारे साइड जो स्क्वायर होता है उसके सारे साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अब हम दिखाते हैं, ये देखिए एक वर्ग हमने बनाया हुआ है, इसके सभी साइड क्या हैं बराबर है, और वो कितने के हैं 6 सेंटीमीटर के हैं। ये हमने एक स्क्वायर बना दिया। हमको क्या बनाना है, खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक इसके अंदर हमें एक सर्कल बनाना है, ये एक सर्कल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इसका क्या है व्यास है, ये इसका क्या है व्यास है, इस सर्कल का ये क्या है व्यास है। या आप ये बोलो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, ये क्या है व्यास ही है। सर्कल कैसे ना सेंटर से निकल रहा है, ये इसका क्या है सेंटर ओ है इस सर्कल का। तो अब आप देखो कि
ये जो आपने सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल का जो व्यास है वो इसकी साइड के क्या है, बराबर है। आप अगर गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो तो यहां पे आपको ये दिख रहा है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो व्यास है, इस सर्कल का जो व्यास है वो ये जो आपने स्क्वायर बनाया हुआ है इसकी भुजा के बराबर है। अब अगर आप इसी को देखो तो ये तो इसकी बराबर है ना, ये देखो, देख लो आप इसको। अगर आप ये देखो तो ये देखो, तो आप चाहे इसको देख लो, आप ये देखो इसके बराबर है तो बिल्कुल है, या इसको देख लो। तो ओवरऑल यहां से हमें ये समझ में आता है कि जो हमने इसके अंदर सर्कल बनाया हुआ है उस सर्कल का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के क्या है, बराबर है। अब मैं उस चीज को यहां पे लिख देता हूं। तो देखिए यहां से क्या है कि वृत्त का व्यास जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। सिंपल है, आपको दिख रहा है यहां पे। तो व्यास का मतलब d और ये आपके पास क्या है, भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। त्रिज्या क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन आपको इसमें समझना है। यहाँ पे ये चीज़ अगर आपने क्लियर कर ली तो ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से आपके बनने वाली है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि r, जो r होता है वो d का आधा होता है। r क्या होता है, d का आधा होता है। तो d का हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो r d 6 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, r बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपके पास r जो होगा वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा। त्रिज्या है वृत्त की। क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या है, पाई को 22/7 बोलते हैं और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको। तो यहाँ पे 22/7 और 3 तियाँ ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये कट रहा है तो इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 3 21 ज़्यादा 7 दूनी 14 और 14 और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, 5, 14 5 5 4 9 19 हो जाएगा। तो 58 कटेगा नहीं, तो बस आपको 198 बटा कितना है, 7, ये जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर खींचे जा सकने वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कोई डाउट, ओवरऑल इसमें कोई डाउट होगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किए हुए हैं, किसी प्रकार का कोई आपको डाउट होना भी नहीं चाहिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। एक ही आधार त्रिज्या r वाले एक ही आधार त्रिज्या r वाले 2 ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के
अनुदिश जोड़ दिया गया है, आधारों के जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए, एक ही आधार त्रिज्या r वाले, ठीक है, जो आधार की त्रिज्या है वो क्या है, सेम है, दो ठोस अर्धगोला। तो अर्धगोले का मतलब कई बार हमने अर्धगोले पे डिस्कस करा हुआ है। अर्धगोला का मतलब है सिर्फ कटोरा ले लो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलिए दिखा देता हूँ। जैसे एक हमने ये अर्धगोला, एक हमने क्या करा हुआ यहाँ पे बनाया हुआ है, ये क्या है, अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोला नंबर फर्स्ट है। दो ठोस है तो एक हम दूसरा बना देते हैं। ये अर्धगोला जो है ये दूसरा अर्धगोला, ये पहला अर्धगोला है और ये क्या है, दूसरा अर्धगोला है। अनुदिश आधार, तो ये इसका क्या है, आधार है। ये जो अर्धगोला है, पहले अर्धगोले का आधार ये, दूसरे अर्धगोले का आधार ये। इसको ऐसे क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है, आधार के अनुदिश जोड़ देना है। तो देखो हम जोड़ देते हैं, है ना। इसको भी आप लेके आओ और इसको आप क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ दिया ना, तो ये क्या बन गया, ये आपके पास एक पूरा गोला बन गया। मतलब दो आपके पास अर्धगोले थे, इन दोनों को आपने आधार के अनुदिश जोड़ दिया तो आपको एक पूरा गोला बन गया। यहां पे क्या बन गया, पूरा गोला बन गया। तो नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो गोला होता है, पूरा गोला होता है, पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 4πr² हो जाएगा। तो यानी कि जो आंसर होगा वो आपके पास 4πr² निकल करके आएगा, पूरा गोला आपके पास बनी जाएगा। या आप ऐसे इसका समझने की, अगर इसको मैं और थोड़ा समझाने की आपका कोशिश करूं तो मैं लिख देता हूं कैसे आपको करना है। ओवरऑल आपने ये चीज़ें डिस्कस से आप समझ गए होंगे कि पूरा गोला बन गया और आपको पूरे गोले का मालूम होता है कि जो पूरा गोला होता है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया हुआ है तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, नए ठोस का वक्र, नए ठोस का, देखिए नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले फर्स्ट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले सेकंड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। आपको मालूम होना चाहिए जो अर्धगोला होता है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। तो पहले का हो गया और दोनों की त्रिज्या सेम ही है तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा, 2πr²। तो दो दो कितना हो जाएगा, 4πr²। और यही चीज़ हमने आपको बताई हुई है, यह चीज़ यहाँ पे, यही चीज़ आपके पास रिजल्ट है। तो यहाँ पे जो आपके पास ठोस का वक्र पृष्ठीय, जो नया ठोस है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आपके पास 4πr² हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।